ब्राजी राम आना चाहिए। प्रश्नकाल। श्री विकास चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 155 155। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का खंड 1, किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस जाब्ता तैनात किया जाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई जा रही है। थोड़ा तेज बोलो। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाता है एवं जहां पर यातायात दबाव की समस्या रहती है वहां आवश्यकता अनुसार पुलिस जाब्ता लगाया जाकर यातायात सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में यातायात को बाधित होने से रोकने के लिए बाहरी वाहनों के प्रवेश की समय सीमा भी निश्चित की गई है और यातायात व्यवस्थित हो इसके लिए पूरे प्रदेश में भी दिनांक 11/2/2026 को उप मुख्यमंत्री वित्त महोदय द्वारा बजट वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के चरण रूप से लगभग 2000 कैमरे 100 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा की गई है। प्रश्न का खंड 2, वर्तमान में किशनगढ़ ट्रैफिक व्यवस्था में कार्मिक के स्वीकृत पद एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है। वहाँ एसआई का 1 पद स्वीकृत है, 1 लगाया हुआ है। हेड कांस्टेबल के 2 पद स्वीकृत हैं, 2 के विरुद्ध हमने 6 लगा रखे हैं और कांस्टेबल के 8 पद स्वीकृत हैं, 8 कांस्टेबल वहां तैनात हैं। खंड 3, वर्तमान में किशनगढ़ शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में स्वीकृत नफरी से अधिक 4 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगा रखे हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से चालू है। भविष्य में किशनगढ़ शहर में यातायात बाहर बढ़ने की संभावना के मद्देनजर नए पद स्वीकृत करने हेतु पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव होने पर क्षेत्र की जनसंख्या, यातायात व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। मेरा पहला पूरक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय जी से। किशनगढ़ एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। यहाँ लाखों लोगों को रोजाना रोजगार मिलता है, बावजूद इसके मकराना चौराहे से रलावता तक दिन भर ट्रैफिक बना रहता है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार उक्त समस्या से निजात देने बाबत कभी एवरेज वेटिंग टाइम और डायनेमिक ट्रैफिक डेंसिटी की गणना करवाई है? यदि हाँ तो कब, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं समझ सकता हूं कि यह सही है उनका कि किशनगढ़ एशिया की बहुत बड़ी मार्बल मंडी है और वहां बाहरी वाहनों का भी आगमन बना रहता है। वैसे भी अजमेर और भीलवाड़ा ब्यावर तक ये रूट जाता है जयपुर से, इसमें अन्य वाहनों का भी दबाव रहता है। हमने वहां जो इसके ट्रैफिक के जो कारण है उसमें मार्बल के अलावा ये लंबी दूरी का रास्ता होने के कारण वो समस्या भी है, लेकिन जो हमने समाधान किए मैं बता दूंगा। मैं सारी चीज वो एक्चुअली क्या है कि आपकी और इनकी दोनों की शादियों में गणना कोई हुई नहीं, इतनी भारी भीड़ थी इसलिए गणना पर ध्यान आ गया। आगे क्वेश्चन पूरे करने। तो हमने जो समाधान वहां किए, मैं इस सदन के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को भी मालूम हो, हमने शहर के जो मुख्य चौराहे वहां जो लाइट बंद पड़ी थी उनको ठीक कराने की व्यवस्था हमने की है। हमने अधिक कार्मिकों की वहां तैनाती की है और एडीए की टीम शहर में इसका सर्वे हमारे द्वारा करवाया गया है और एक जो मदनगंज का लिंक रोड उसमें बैरिकेड लगा करके हम कटों को बंद करने का काम करते हैं।
मार्बल एरिया में पर्यावरण जो रोड है उसमें हमने एक तरफा यातायात शुरू करवा दिया है और मदनगंज के मुख्य चौराहों पर चारों ओर 50 मीटर के दायरे में नो पार्किंग जोन हमने घोषित किया है। और जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं उसका हमने सर्वे करवा करके कब कब क्या व्यवस्था करनी है वो हम भी तय करेंगे। दूसरा, जो टाइमिंग का सिस्टम इन्होंने डिमांड की, तो जो लाइट होती है बत्ती, वहां तो सोमोटो टाइमिंग होता है, ऑटोमेटिक टाइमिंग पे वो ऑफ होती है, ऑन होती है। और जहां लाइटें नहीं होती वहां जब ट्रैफिक का हमारा कार में खड़ा रहता है, वो मौके की नजाकत को देख करके ट्रैफिक कब कौन सा चालू करना है वो अपने निर्देश संकेत देता रहता है। मेरा दूसरा पूरक, क्या सरकार किशनगढ़ के चारों तरफ बाईपास निकालने की मंशा रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? साथ ही ट्रैफिक थाना बनाने पर भी विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। अभी हमारी जो बजट घोषणा हुई, माननीय वित्त मंत्री महोदया ने 11 तारीख को जो बजट पेश किया, उसमें इनका एक महत्वपूर्ण मार्ग जो बाईपास के काम आएगा, पाटन से किशनगढ़ वाया तिलोनिया, जो इनका गांव भी माननीय सदस्य का खुद का मूल गांव है, वहां से होते हुए एक सड़क की घोषणा की है 35 करोड़ रुपया की। और किशनगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आवश्यकता होगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का हमारा संकल्प है, उसमें किशनगढ़ भी शामिल। हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, जहां आवश्यकता होगी पुलिस चौकी वहां स्थापित है, हम परीक्षण करा लेंगे, आवश्यकता होगी संसाधन होंगे उसके अनुसार थाना खोलने की भी कार्रवाई निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद मंत्री महोदय। लेकिन वो बाईपास आदि है, आदि और मैं मांग करता हूं सरकार से कि एयरपोर्ट से एक लिंक रोड और बने ताकि किशनगढ़ में व्यापारियों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद। निश्चित रूप से विचार करेंगे, संसाधन जैसी होंगे डिमांड आएगी आपको। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, ये निश्चित रूप से विचार करेंगे तो ये कब तक विचार करेंगे? एक तो इसकी समय सीमा बता दें। आपने जाम की समस्या के लिए बताया कि हम 2000 कैमरे लगाएंगे चरणबद्ध रूप से, वो भी चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में। मंत्री जी ने बताया सर, जयपुर की भी हालत आपने देखी है, 2000 कैमरे तो जयपुर में चाहिए सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए। ट्रैफिक का क्या प्लान है? किशनगढ़ छोटा है। ट्रैफिक व्यवस्था का क्या प्लान है आप बताइए मंत्री जी। ये कैमरों से काम नहीं चलने वाला, चारों तरफ जाम लग रहा है। प्रश्न पूछे। क्वेश्चन किशनगढ़ का ही है। माननीय अध्यक्ष जी, भले ही प्रश्न किशनगढ़ का है, लेकिन मुझे आप 1 मिनट ज्यादा दे दें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के चश्माओं को साफ करना चाहूंगा क्योंकि कल परसों काफी दर्द हो रही है। 2000 कम है, ये उत्तर दे दीजिए। जनता को वो चश्मे बंटवा दो जिससे कि जाम नजर नहीं आए, तो काम सही हो जाएगा। अच्छे वाले चश्मे बंटवाएंगे तो दिख जाएगा। आपको ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जहां जहां आवश्यकता होती है, हमारी सर्वे आंकलन के अनुसार और डिमांड के अनुसार, ये विकास के एरिया में विकास करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर पिछले 2.25 वर्षों में जितनी रोड कनेक्टिविटी बाईपास बनाए हैं, मैं समझ सकता हूं आप 5 साल में नहीं बना पाए थे, हमने किया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की बात कही है, संक्षेप में दे दो। हम पूरे राजस्थान भर में जो हमने काम किया है, मैं ध्यान से बता देता हूं। राजस्थान पुलिस की जो, आप किशनगढ़ तक ही बता दो, इनको पर्याप्त है आपको। नहीं शॉर्ट में क्यों, पूरे बताऊंगा मैं तो। आप शॉर्ट में क्यों सुनना चाहते हो साहब? ये प्रश्न किशनगढ़ माननीय अध्यक्ष जी, का ही पूछा है। ने घोषणा की है, ट्रैफिक व्यवस्था हमको देखनी पड़ती है। ट्रैफिक के लिए तो इनको भाई ट्रैफिक व्यवस्था देखनी पड़ती है, सरकार खड़ी है, आपकी स्प्रिंग तुरंत चालू हो जाती है। डोटा सराज में क्या, चलिए आगे बढ़िए।
सर सरकार खड़ी है, चल रही है, आप बताइए। आपने कहा सरकार खड़ी है। सरकार खड़ी होकर चलिए, जवाब दे रही है और पूरे ताकत के साथ चल रही है। अगला प्रश्न और उसकी जो गर्द उड़ रही है उसमें आपके चश्मा फीके पड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हो गया और कोई पता नहीं? स्थिति बता देता हूँ माननीय यही कह रहे हो हमारी सरकार के द्वारा 2025 में जो उपलब्धियां ट्रैफिक के संचालन में प्राप्त की है उनको मैं बताना चाहूंगा सदन के माध्यम से। किशनगढ़ का है, किशनगढ़ के बता दो। ये 2-3 पन्ने में तो बोलूंगा ही। किशनगढ़ के हैं। अब इतना ही नहीं किया है, हमारी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी, आपको पता है अभी अपना घर की स्कीम चला रहे। हम हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए रेस्ट एरिया बना रहे हैं, उनको बेड लगा करके आरामदायक व्यवस्था भी करेंगे जिससे कहीं उनकी नींद के कारण कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। हमने हाईवे पर कैमरे लगाने शुरू किए हैं। दूदू से किशनगढ़ में ही 10 कैमरे लगा दिए और हमने माननीय मंत्री जी, 2 जगह पर स्पीड गेंट्री लगाई है जिनकी कंट्रोलिंग हमारे पास है। पूरे राजस्थान में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए सरकार ने नवाचार किया है। एक प्रश्न 10 मिनट हो गए। राजेंद्र, प्रश्न संख्या 156। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से उत्तर मिल गया है और मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूछिए। विधानसभा क्षेत्र महुआ में सड़कों से संबंधित कितने कार्य देरी से चल रहे हैं एवं कब तक पूर्ण हो जाएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगी कि विधानसभा क्षेत्र महुआ में 22 कार्य देरी से चल रहे हैं जिनका कार्य दिनांक 30/6/2026 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, विधानसभा क्षेत्र महुआ में कितनी सड़कें पेचेबल की स्थिति में हैं एवं उनको कब तक विभाग सुधार कर दिया जाएगा? उन सभी सड़कों को कब तक बना दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि महुआ में वर्तमान में 4 सड़कें पैचेबल स्थिति में हैं जिनका पैच रिपेयर कार्य अभी प्रगति पर है और जिसमें समय समय पर जब भी जरूरत होती है पैच रिपेयर किया जाता है, जो भी सड़कें हैं। अतः उपरोक्त सड़कों का पैच रिपेयर भी समय समय पर किया जाता है और हम लोग अभी जो 4 सड़कें अभी पैच रिपेयर की स्थिति में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 157। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की अनुपालना में राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 25/10/2021 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर जिला श्री गंगानगर को 30 से 50 शैय्याओं में वृद्धि की स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। बजट तत्समय आवंटित नहीं किया गया। वर्तमान में बजट आवंटन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये प्रश्न मैंने दूसरे सत्र में भी पूछा था और माननीय मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था भी इसको जल्दी करवा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये समस्या वैसे ही बनी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ भी इसका बजट कब तक हो जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ स्टाफ और डॉक्टर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, पोस्टें सैंक्शन कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 22 का है। माननीय सदस्य को आपके थ्रू जानकारी देना चाहूंगा कि आप ही की सरकार थी जब बजट अनाउंसमेंट 24/2/21 बिंदु संख्या 16 2021-22 के बजट के अंदर आपके पदमपुर की घोषणा की थी। ये एक बहुत ही ब्रॉड और कॉमन अनाउंसमेंट था, घोषणा थी कि पूरे स्टेट के अंदर 1000 बेड्स को क्रमोन्नत किया जाएगा। ये पूरे स्टेट के लिए था। इसके अंदर CHC, SDH और DH इस कैटेगरी में आते थे। स्पेसिफिकली जो है पदमपुर का मेंशन नहीं किया गया था उस बजट के अंदर। उस जो नोटिस जो निकला था उसके अंदर माननीय
गहलोत साहब ने ये बोला था कि जो भी CHC, SDH, DH हैं 25% उनकी बेड की ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। उस समय पदमपुर की बेड ऑक्यूपेंसी थी 59%। ठीक है जी। पिछली सरकार ने उस बजट के अंदर इन्होंने करीबन 9 यूनिट्स की सैंक्शन निकाली। 18/8/21 को, 27/9/21 को, 22/11/21 को, 7/2/22 को, 23/5/22 को, 20/9/22 को और 20/2/23 को 7 बारी इन्होंने निकाली थी। लेकिन इसके अंदर जो है पदमपुर के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया। तो दोष जो है पिछली सरकार को जाता है कि आपके पदमपुर के अंदर फाइनेंशियल स्वीकृति में पदमपुर का नाम नहीं लिखा गया। आपके 59% बेड की ऑक्यूपेंसी थी, आप डिजर्व भी करते थे, लेकिन आपका नहीं किया गया। पिछले वर्ष माननीय सदस्य ने ये क्वेश्चन मेरे से फिर रेज किया था कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्वीकृति हुई हुई है और उसके बावजूद हमारा क्यों नहीं बन रहा है। मैंने इसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि वहां पर जगह नहीं है। उसके बावजूद मैंने निर्देश दिए वहां पर क्वार्टर्स को तोड़ने के लिए। क्वार्टर्स जो है वो हमने तोड़ दिए हैं। 6.08 करोड़ रुपए की जो लागत से आपका जो ये पूरा कर्मोन्नत आपका होगा। हम PIP 2026-27 के अंदर और जो नाबार्ड का या अन्य बजट के साथ, क्योंकि आपकी सरकार नहीं कर सकी, हमारी जनता तो जनता ही होती है। हम तो पूरे राजस्थान की हर जनता का सोचते हैं, चाहे हमारा वहां MLA है नहीं है। हम इन तीनों या तो PIP या नाबार्ड या अन्य बजट से हम आपका जो है आपके जो है इसको कर्मोन्नत करने हम करेंगे। हो गया। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा पाकिस्तान बॉर्डर पर है और 9 CSC है, एक में भी गायनी डॉक्टर नहीं है, तो एक में भी नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं भी जो मेरी CSC है इनमें गायनी डॉक्टर अपॉइंट करने की आप मंशा रखते हैं? हाँ तो कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये प्रश्न में नहीं पूछा हुआ है, मैं इसका जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेके जांच करके हम पूरे राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सेवा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इसकी जानकारी करके आई विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट श्री अनिल कुमार कटारा। प्रश्न संख्या 158 जवाब मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पहला पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मंत्री जी के जवाब के अनुसार सिमलवाड़ा में JM कोर्ट का पद खाली होने के कारण वहां महीने में केवल 2 बार कैंप कोर्ट लग रही है, जबकि करीब 1 साल से जज नहीं होने से 2500 के लगभग केस पेंडिंग है और बाकी दिनों में लोगों को ACGM सागवाड़ा जाना पड़ता है। तो क्या मंत्री जी मानते हैं कि सामाजिक न्याय अनुरूप लोगों को समय पर और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है? आप आते हो ना, कल कहा था ना मैं यही रहूंगा 20 साल उसी सीट पे। आज हाईकोर्ट का बहाना नहीं है। शाम को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का ये कहना है कि हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट का पद खाली होने से नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट था उसको जुडिक्शन दिया गया है। क्योंकि ये हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार के अंदर आता है कौन सी कोर्ट का कौन सा जुडिक्शन देना, और उन्होंने दिया है। दूसरा, आपने कहा था कि हमारे यहाँ मुकदमे ज्यादा है, तो आपके क्षेत्र के जो मुकदमे हैं, जिस क्षेत्र में आप आते हो वहाँ मात्र 11 मुकदमे हैं उस क्षेत्र के, बाकी वाले दूसरे क्षेत्र के हैं। फिर भी हम हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके यहाँ जज की पोस्टिंग की जावे ताकि लिटिगेंट्स को दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना पड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जज की पोस्टिंग हो जाए। धन्यवाद। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद विभाग द्वारा पैसे की कमी बताकर ACGM कोर्ट स्वीकृत नहीं की गई है, तो क्या मंत्री जी GM कोर्ट का पद का खाली पद तुरंत भरा जाएगा या सिमलवाड़ा में ACGM कोर्ट स्वीकृत की जाएगी, अथवा क्या हर बार लोगों को न्याय के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय से नया प्रस्ताव आने का इंतजार करना पड़ेगा?
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में 3 प्रश्न समाहित है। पहला, ये बिना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एक हाई पावर कमेटी के अनुशंसा के बिना कोई भी कोर्ट सरकार नहीं खोल सकती, क्योंकि जज की पोस्टिंग, सारा स्टाफ, फाइलों का ट्रांसफर वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुशंसा पे होता है। दूसरा ये कि हमारे हिस्से सिविल जज सीनियर जुडिक्शन का आपका है, आपका प्रश्न कर्मोन्नत का है कि इसको कर्मोन्नत किया जाए, और कर्मोन्नत करने के नॉर्म्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने मुकदमे होने चाहिए उतने मुकदमे अभी है नहीं। फिर भी मैंने आपको कहा है, हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके यहाँ जो खाली पद है वो तुरंत भरा जावे, ताकि दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। मुकदमा तो सिर्फ 11 ही है। धन्यवाद। अगला प्रश्न है रामनिवास। क्वेश्चन नंबर 159। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आंसर मिल गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब बच्चा 4 वर्ष 1 महीने का होता है तो विभाग द्वारा उसको 5 वर्ष का राशन कार्ड में दिखाया जाता है, और 5 साल से पहले आधार कार्ड अपडेट नहीं होता, और उसी वजह से केवाईसी संभव नहीं हो पा रही। इस कारण पूरे परिवार का राशन कार्ड पर जो वितरण है वो बंद हो गया है। तो इस तरह के जो मामले हैं, मैंने पता किया कि लगभग हर राशन डीलर के पास 50-60 परिवार ऐसे हैं जो वंचित रह रहे हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है उस डाटा को ठीक करने के लिए? दूसरा मेरा इसी में है कि जो अन्य स्टेट में या विदेश कोई रोजगार के लिए चला जाता है और उसका सदस्य विशेष की केवाईसी के नहीं होने की वजह से उस पूरे परिवार का राशन वितरण बंद होता है, तो उसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। पहला तो इनका प्रश्न है कि 4 वर्ष 1 दिन, जैसे उनका केवाईसी के लिए 5 वर्ष के कम का, तब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इतने साल तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लोगों के नाम जुड़ ही नहीं रहे थे। ये अब नाम जुड़ने शुरू हुए, जिसमें 75 लाख नए नाम जुड़े, तब ये प्रश्न आपने पूछा। इसका उत्तर ये कि केवाईसी के लिए 5 साल के, हमने तो 10 साल तक उसको छूट दी हुई थी, पर केंद्र सरकार का आदेश आया कि उसमें 5 वर्ष तक को छूट है, उससे जरूरी है। पर फिर भी कई जगह जहां केवाईसी नहीं हो रही तो और उसके अंगूठे नहीं आ रहे, तो उसमें वो अपने डीलर को लिख के दे और उसको शिथिलता तुरंत प्रदान की जा रही है हमारे यहाँ से। इसमें राजस्थान में कोई भी व्यक्ति किसी कारण से जो लाभार्थी की पात्रता रखता है उसको वंचित नहीं किया जा रहा। और दूसरा प्रश्न आपका कि जो विदेशों में गए हैं, आप इसी चक्कर में तो इतने लोगों को जोड़ नहीं पाए। विदेश में बैठने वाले को हम गेहूं देंगे क्या? आप ये बताओ। तो विदेश में जो काम कर रहा है, जो कमा रहा है, उसको आप गेहूं देना चाहते हो? ये गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जो विदेशों में जाके काम करते हैं उनके लिए योजना का लाभ नहीं है, और वो विदेश में बैठा और वो गेहूं उठाना चाह रहा है। आप ये क्या चाहते हो इस बात का? इतने साल में आपने यही चाहा, तब भी इतने साल में नए लोग जुड़े नहीं। आप ऐसे लोगों को लाभ देते रहे जो सामर्थ्य लोग थे। मैं माननीय भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो तो बोलेंगे क्यों नहीं? टीकाराम जी पहले उनका पहले जवाब। क्या भाषण है? क्या भाषण है इसमें? क्या भाषण है? नहीं, आप क्या भाषण है? नहीं, क्या माननीय अध्यक्ष जी, आप खड़े क्यों हुए? अंकित नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आपका पूरा परिश्रम इसका बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, ये उनका प्रश्न पूछेगा आपके। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूछो। बड़ा दुर्भाग्य माननीय अध्यक्ष है, जी, हिंडोली से आने वाले सदस्य कभी सदन में तो आते नहीं है। भाषण देने के लिए थोड़ी खड़े हुए हो। बेटा बात तो सुनो। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुर्भाग्य है, आप उत्तर तो दे दो। मंत्री पद पे खड़े होके आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा अमीर आदमी विदेश जा रहा है नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए? अन्य स्टेट में कौन जा रहा है? गरीब जा रहा है, गांव का किसान का बेटा जा रहा है, उसको राशन की वितरण की बात हो रही है। यहाँ आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ को सारे अडानी अंबानी हो गए जो विदेश में जाएंगे, मौज करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न पूछो। प्रश्न ये है, मेरा मूल प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। ये उन बच्चों का क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि आपने तो दिया नहीं। आप हमारी सरकार पे पल्ला झाड़ने के बजाय उस पे जो जवाब है वो दे मुझे। प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न ये है कि जो 4 साल के बाद का जो बच्चा है उसको आपने 5 साल का मान लिया। अब मंत्री जी ने कह दिया आपने तो जोड़े ही नहीं, तो आपने जोड़ के कौन सी महारत हासिल कर ली? उनको गेहूं तो नहीं वितरण हो रहा ना, तो फिर आप किस बात की वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो? ये बताओ कि वो 4 साल से 1 महीने का ऊपर का बच्चा जिसको आप 5 साल का मान रहे हो, और उस परिवार को गेहूं वितरण कैसे होगा, वो बताओ आप। माननीय मंत्री जी। देख जी, पहला प्रश्न तो ये, क्या विदेश में बैठे को गेहूं हम क्या पार्सल से भेजेंगे?
जो बैठा गेहूं पार्सल में, एक बात है, वो बात यही है, परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं, परिवार का ही उत्तर दे रहा हूं। क्या वो विदेश में बैठा, आप यदि जो गेहूं के या रोड़ो करने को नहीं रोड़ो मैं ही कर सकूं हाकिम जी, थारे सब ज्यादा जुड़े बात का। आप विदेश में रहने वाले माननीय अध्यक्ष जी, कोई गरीब नहीं होगा जो मजदूरी करने जा रहा है। आप चाहे डाटा मंगा के देख लो कितना उसके विदेश में आंकड़ा राशि से आ रहा है। और दूसरा विषय ये, माननीय पर्वत सर से आने वाले परिवार भी होगा तो विदेश का हाँ। नाम कैसे जोड़ेंगे? हाँ, और दूसरा अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, गरीब पूछ रहे हैं। दूसरे स्टेट में तो होगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने तो विदेश शब्द पकड़ लिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विदेश शब्द पकड़ लिया। इन्होंने दूसरे स्टेट में भी तो गया है, दूसरे स्टेट में भी तो गया है रोजगार के लिए, उसका बता दीजिए। सुनो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये क्या है? नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों को इस बात की खीज है कि भजनलाल शर्मा सरकार ने 75 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में कैसे जोड़ दिए और आज 10 लाख लाभार्थी स्थान हमारे पास रिक्त हैं। अब इनका ये प्रश्न है क्या दूसरे स्टेट में गए? माननीय मैं सदस्य को बताना चाहूंगा, युवा साथी हैं, पढ़कर आया करो। 1 स्टेट 1 राशन कार्ड है, पूरे भारत में कहीं भी राशन ले सकता है व्यक्ति, पूरे भारत में कहीं भी उसको सुविधा है। अगला प्रश्न है श्री बालाचार्य। सेंसिटिव विषय था, मंत्री जी ने इसको मजाक में उड़ा के पॉलिटिकल भाषण देके कर जो पॉलिटिकल नहीं। अरे आपके अध्यक्ष जी, आपके 5 साल में नए लाभार्थी एक भी नहीं जुड़े, लाखों की एप्लीकेशन बाकी थी, 75 लाख हमने जोड़े, वो आपको मजाक लगता है? आपको 75 लाख गरीब लोग जुड़े, वो आपको मजाक लगता है? आपको नेता प्रतिपक्ष जी, ये गरीब लोग जुड़ने मजाक है आपको? बैठो, बोलना हमें भी आता है, बैठो। एक बार प्रश्न मंत्री जी बैठो, ज्यादा उतावले मत हो। ये स्कीम हम ही लाए, जो करोड़ों नाम जुड़ रहे हैं ना, वो कांग्रेस ने जोड़े हैं, समझ गए ना? जिसमें 75 लाख जोड़े, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ। और 75 लाख जोड़े हैं तो 75 लाख काटे भी आपने, कोई अपने पास से एक नाम नहीं जोड़ा है। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिंपल सा माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा कि जो लोग मजदूरी के लिए, वो कोई राजी नहीं जा रहे, यहाँ 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था ना, पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन गरीबों को विदेश में जाना पड़ रहा है कमाने के लिए। माननीय सदस्य ने पूछा कि जिन लोगों के परिवार के सदस्य विदेश में कमाने के लिए गए, मजदूरी करने, न कि बिजनेस करने, उनके परिवार के और लोगों की भी केवाईसी नहीं होती और उनका खाद्य सुरक्षा में अन्न जो है बंद हो जाता है। माननीय सदस्य ने सिंपल सी बात पूछी है कि उस परिवार को आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, इतनी सी बात, इसका जवाब दे दो। और आपने अगर नहीं देना तो आप बता दो, विदेश में जाने वालों का हम एक का भी नहीं दे रहे, सबका काट दिए, वो भी बता दो। ये तो मजदूरों का है। माननीय मंत्री, वैसे माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही कि स्कीम हम लेकर आए, ये बात सही है, कई स्कीमें आप लाते हो पर उसका क्रियान्वयन कभी आप कर नहीं पाते। क्रियान्वयन के लिए भारतीय जनता पार्टी ही करती है, ये भी एक हकीकत है। हाँ तो सुन लो बात, आपने प्रश्न पूछ, आप एक बात, अरे बैठे बैठे बोलना है क्या? मैं अध्यक्ष जी, और आज ही बोलना शुरू अध्यक्ष जी, बैठे माननीय अध्यक्ष जी, अनुमति हो बोलना आप। माननीय अध्यक्ष जी, शब्द किसके थे कि स्कीम हम लेकर आए? नेता प्रतिपक्ष के, उनका ही जवाब दे रहा हूँ, कोई लाइन से बात तो दिया नहीं। आपने जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब दिया। अब ये हिंडोली से आने वाला आपका प्रश्न आएगा, पूछ लेना अभी थोड़ी देर बाद आपका। आप सदन में आते तो नहीं, कभी कभी आते हो तो आवेश में आते हो, युवा दिखाने। प्रश्न का वो तो आएगा, हाँ तो आएगा, देंगे, क्यों डर रहे हो फिर बात का? और माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा स्कीम लाए, 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग है। सीलिंग में ये तो भूतपूर्व का, हाँ तो बोल रहे हैं ना इनका, हाँ तो उत्तर तो सुन लो, आप ही उत्तर दे दो। अरे उत्तर तो सुन लो। अरे आप क्या बोल रहे हो? उनको अनाज देंगे कि नहीं देंगे उसके परिवार के लोगों को? सीधा सा सिंपल। माननीय को अनुमति दी, माननीय अध्यक्ष जी, को खाद्य सुरक्षा में बिल्कुल दे रहे हैं, अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास 2025 का पोर्टल लगातार चालू है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी 2025 से पोर्टल लगातार चालू है। जो भी पात्रता रखता है वो अपना नाम जुड़ाए, उसके लिए पोर्टल पूरे टाइम चालू है। जो भी पात्रता अगला प्रश्न बाल मुकन्ना चाह रहे हो गया, वजह से केवाईसी नहीं हो रही पूरे परिवार की। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे, जवाब कुछ दे रहे हो। उस एक व्यक्ति की वजह से परिवार की केवाईसी नहीं हो रही। बच्चा है
साल का हो गया, उसकी भी केवाईसी नहीं हो रही क्योंकि आधार कार्ड में उसके अपडेट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, ये बात कर रहे हैं। आप तो पता नहीं क्या जवाब मैंने आपको अभी माननीय सदस्य को जवाब दिया। जो प्रश्न माननीय परबतसर से आने वाले विधायक ने पूछा, जो 5 साल से कम है, जिनकी आयरिश हो रही, केवाईसी नहीं हो रही, वो डीलर का आके अपना आवेदन दे और उसको हम छूट दे रहे हैं। हर महीने हमारे पास बहुत ऐसे आवेदन आ रहे हैं जिसको उसको जोड़ा जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय सदस्य से, कोई ऐसा प्रसंग आपके पास है मुझे लाके दो, आपने मुझे आज तक बताया नहीं। बताओ, हम हाथों हाथ करेंगे काम। हमारी सरकार तो सबका साथ सबके विकास पे चल रही है, हाथों हाथ काम होगा, जोड़ा जाएगा। बाल मुकंदाचार्य हो गया, प्रश्न जवाब तो संख्या- वो आना है या 3 बार आपने पूछ लिया, हो गया। प्रश्न संख्या 160। माननीय, एक ही प्रश्न थोड़ी चलाऊंगा, अब एक आसन से आपसे मैं निवेदन हो गया। इन्होंने कहा मंत्री माननीय अरे आपको किसने कहा? गोपाल जी बैठिए, आइए बैठिए, बैठिए गोपाल जी। मतलब मैं एक को बैठाता हूँ, दूसरा खड़ा हो जाता है, ये मेरा काम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात कहूंगा, नेता प्रतिपक्ष के सबसे ज्यादा इसलिए इस बात की दुख हो रहा है क्योंकि 75 लाख में सबसे ज्यादा जो लाभार्थी जुड़े हुए SC ST समाज के, इनको दुख है कि कैसे जोड़ दिए गए इतने साल से उनके ले रहे हैं। आप तो ये उत्तर दे दीजिए, ये जोड़ेंगे कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप तो बैठो, अरे आपके आगे बैठ रहे हैं, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, अरे नहीं दे रहे तो जितना उत्तर होगा। 4 करोड़ 40 लाख की सीलिंग है, 75 लाख नए जोड़े, 18% नए लाभार्थी जोड़े। हमारा पोर्टल पूरे टाइम चालू है, जो भी पात्रता रखता है आवेदन करो, उसको जोड़ा जाएगा। बैठिए, हो गया। और बाल मुकंदाचार्य प्रश्न संख्या 160। चल माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, प्रदेश में गौ संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बाकी तो मैं उत्तर दे देता हूं। वर्तमान में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है। नंबर 1, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखनीय प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु सहायता राशि का प्रावधान है। नंबर 2, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना सहभागिता योजना चल रही है। नंबर 3, ग्राम पंचायत गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। नंबर 4, गौशाला विकास जन सहभागिता योजना। अरे सुनिए नंबर 5, माननीय सदस्य, बद से बसाए गोवंश सहायता योजना। उक्त योजनाओं में पात्र पंजीकृत गौशालाओं को गो संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशालाओं में संधारित गोवंश को चारे पानी एवं पशुआहार हेतु अनुदान तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। खंड 2, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौ माता सदैव से ही पूजनीय तथा सम्मानीय रही है। वैदिक काल से ही गाय को गौ माता कहा जाता रहा है। वैदिक वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है। खंड 3, जी हाँ, राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं को संधारित गोवंश को चारा पानी एवं पशुआहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पहचान, संस्कृति एवं आस्था का केंद्र गोमाता है। अतः प्रदेश की जनता आज ये जानना चाहती है कि सरकार केवल भावना व्यक्त कर रही है, साथ में गोमाता का संरक्षण हेतु निर्णय भी ले रही है। लेकिन मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उस उत्तर से थोड़ा सा असंतुष्ट हूं, क्योंकि प्रश्न का स्पष्ट तथ्यात्मक उत्तर देने के स्थान पर कुछ इधर उधर भी है। मेरा निवेदन है, प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा है, विश्व की माता है। इसके लिए
प्रश्न का उत्तर आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौ माता सदैव से ही पूजनीय एवं सम्माननीय रही है और राजस्थान में गौ माता को, गोवंश को संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से समर्पित है। राजस्थान में 2 वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएं संचालित थी, 12,29,102 गोवंश था। हमने इस 2 साल के कार्यकाल में गौशालाओं को बढ़ाया, 785 नई गौशालाएं खोली और अभी 4421 गौशालाएं संचालित है। वो जो पूछ रहे हैं अभी वो उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो हम गौ संवर्धन के लिए, गौ माता के सेवा के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। वैदिक काल से ही गाय को गोमाता कहा जाता रहा है। वैदिक काल में वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, यानी गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है और गाय को माता मानते हुए हम सभी लोग उसकी सेवा भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, उनके सेवा के लिए काम भी करते हैं। इनका प्रश्न है कि गाय को राज्य माता का दर्जा देने का सरकार विचार रखती है। वर्तमान में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, काल में अगले को पूरक और इनको पूछना है, हर मामले में बोलना है। धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि सरकारी नीति एवं विविध दर्जे के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। अतः मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है, सरकार महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देशी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान संबंधित निर्णय ले चुकी है, घोषणा की जा चुकी है। गोरक्षण एवं सनातन धर्म संस्कृति की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश होने के बावजूद राजस्थान में अब तक ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया? अब सरकार कब तक निर्णय लेने में विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विगत 2 वर्षों में जयपुर जिले में गोरक्षण एवं संवर्धन हेतु कितना बजट आवंटित किया गया, कितनी राशि व्यय की गई एवं गौशालाओं को अधिकतम कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा सकता है? बिराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से किस आधार पर दिया है वो एक बार वहां से रिकॉर्ड मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद में उसका परीक्षण कराएंगे और परीक्षण करा करके नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी इसमें करेंगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से बस अंतिम बात निवेदन यह है कि आज भी प्रतिदिन गाड़ियां पकड़ी जा रही है, घटनाएं घटित हो रही है, कहीं ना कहीं गो हत्यारे, गोकशी कहीं ना कहीं हो रही है। सख्त कानून की आवश्यकता है, उनको फांसी की सजा की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से घटनाएं आज भी सामने आती है, शिवरात्रि के दिन भी, नहीं तो फिर मुझे शिवरात्रि के दिन भी जयपुर के समीप एक गाड़ी पकड़ी गई थी और 6 नंदी उसके अंदर गाड़ी में पकड़े गए थे। तो कड़क कानून की आवश्यकता है ताकि इसका पालन हो सके और गो हत्या बच सके। भारतीय देसी नस्ल की गो माता, हमारी विश्व माता जो है, उसको बचा पाए। आपको कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में गोवध कानून बना हुआ है और उसी के तहत जहां पर भी गौ माता के विरुद्ध में कई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, नियमों के अनुसार सरकार उसमें त्वरित कार्रवाई करती है, पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाती है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करती है और उसी नियमों को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे भी जहां जहां ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वो जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि गाय को गोमाता का दर्जा देगी कि नहीं देगी। और आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि गो हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गो हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। अरे अब आपके माननीय आपके मंत्री हैं। मंत्री जी
मंत्री जी मेरा किशन ये क्या बांट रहे हो? ये आरोप दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पत्रकार है, मैंने तमाशा कर रहे हो कि मेरे से सहयोग की अपील व्यक्त करना। अरे आप बैठो, मैं उधर भी आप राजो, आप राजो, आपके मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जी सक्षम है, गोपाल जी, आई विल नेम यू, मैं आपका नाम पुकारूंगा, अरे मैं आपका नाम पुकारूंगा, मैं माननीय सचेतक महोदय, उसको बैठो, ठीक है, नो, ये पहले से तैयारी थी, अरे पहले से तैयारी करके लाओ, नो, ये बर्दाश्त नहीं। सदन की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।